हेलो 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 एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो करते हैं शुरुआत। कोशिश ये रहेगी कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम सभी डिस्कशन को सम अप कर पाएँ। तो जल्दी से करते हैं डिस्कशन शुरू। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जिनका एक्शन बेस्ड है कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, वो कहलाती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और फिजिक्स की वो ब्रांच जो कि डील करती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, वो कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आज तक हमने मटेरियल्स किस तरह से क्लासिफाई किए हैं एज कंडक्टर्स। मटेरियल्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, तो हम उनको क्लासिफाई करते हैं एज कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। और वहीं एक तीसरी कैटेगरी हमको पता चली कि भाई साहब कंडक्टर और इंसुलेटर के अलावा भी एक कैटेगरी होती है जो कहलाती है सेमीकंडक्टर। क्या कहलाती है? सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर जब से हमारे जीवन में आया तब से हमारे जीवन जीने का तरीका चेंज हो गया। जहाँ बड़े बड़े सर्किट्स होते थे वहाँ छोटी छोटी चिप्स ने उनकी जगह ले ली। ठीक है, और लाइफ काफ़ी आसान बन गई। सेमीकंडक्टर्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको कैसे क्लासीफाई करते हैं हम लोग? हम इनको क्लासीफाई करते हैं एज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल नाम से समझ में आ रहा है कि एलिमेंट से बना हुआ है, ये प्योर एलिमेंट है, मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके, कार्बन फैमिली। कंपाउंड सेमीकंडक्टर की अगर आप बात करो तो इसमें फिर से दो क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की बात करें कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड। ऑर्गेनिक की पॉलीपायरोल। ठीक है, ये 2-3 नाम आपको पता होने चाहिए। कभी किसी ने पूछ लिया तो आप बता देंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स एंड नेचर ऑफ चार्ज कैरियर। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि उसमें कंडक्शन करवा कौन रहा है, चार्ज कैरी कौन कर रहा है। इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं सेमीकंडक्टर को एज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ओके, इंट्रिंसिक का मतलब है कि इसमें कोई भी एडेड इम्प्यूरिटी नहीं है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है। क्या है ये? दिस इज अ प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है कि इसमें आपने कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इम्प्यूरिटी ऐड कर दी, जिसको कि हम कहते हैं डोपिंग। क्या कहलाती है प्रोसेस? ये प्रोसेस कहलाती है डोपिंग। अब डोपिंग कितनी की जाती है? डोपिंग की जाती है पार्ट्स पर मिलियन में, मतलब 1 मिलियन में एक पार्टिकल जो आप है डोपिंग करेंगे, एक एक इम्प्यूरिटी डालेंगे। अब वो डोपेंट जो आप डाल रहे हैं, जो इम्प्यूरिटी डालते हैं, उसको हम डोपेंट कहते हैं। उसकी भी कुछ खासियत होती है, उसकी भी कुछ स्पेशलिटी होती है। वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, अगर आप डोपेंट की बात करें, डोपेंट के बारे में 2-3 बातें समझ लेना। पहली बात कि उसका साइज जो है वो कंसिडरेबल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इतना बड़ा डोपेंट डाल दिया, इतना बड़ा स्ट्रक्चर डाल दिया कि वो पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर दे। ओके, ये बात का ध्यान रखना होता है। दूसरी बात, दो तरह के डोपेंट्स होते हैं। एक होता है ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी, ओके, एक होती है ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी, और एक होती है पेंटा वैलेंट इम्प्यूरिटी। ओके, पेंटा वैलेंट इम्प्यूरिटी करेंगे अब इनको डिस्कस हम लोग, इनके डायग्राम्स भी आपको बना के दिखाऊंगा। उसके पहले हम ये समझते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि डोपिंग से इम्प्यूरिटी डालने से कंडक्शन बढ़ता है, बढ़ता है, ये तो आपने बता दिया। लेकिन आप ये तो बताओ कि अगर हम नहीं डाल रहे हैं, अगर हमने इम्प्यूरिटी नहीं डाली है, तो कंडक्शन कैसे चल रहा है? उस सिचुएशन में कंडक्शन चलता है थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब जैसे ये सामने आपके मान लो सिलिकॉन या जर्मेनियम का स्ट्रक्चर है, टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये पूरा है, ठीक है। अब इसमें हर तरफ से जो है इनकी बॉन्डिंग हो रखी है ना, हो रही है बॉन्डिंग, ये देखो ये ना। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, तो क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपनी साइड छोड़ के निकल लेते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था, ये यहाँ निकल गया, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया? यहाँ पे होल जनरेट हो गया। अब होल जनरेट हो गया तो पड़ोस का इलेक्ट्रॉन यहाँ घुस सकता है, यहाँ होल बन जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर होल बन जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर होल बन जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर होल बन जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यहाँ होल बन गया, ये इधर चला गया, यहाँ होल बन गया। मतलब पूरे स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चालू हो गया। इस वजह से चालू हुआ, ये चालू हुआ है थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के गया, जिस वजह से यहाँ पे पूरी भगदड़ मच गई। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है इस तरह का सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है ये। और इसमें चार्ज कैरियर कौन है? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। अब इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है कि कितने थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स किस टेम्परेचर पे होंगे। तो ये फॉर्मूला आपके सामने है, C
दैट्स अ कांस्टेंट E टू द पावर माइनस Eg. Eg इज द एनर्जी गैप, ओके लिख लेना, divided by 2kT. K is the Boltzmann constant, that's R by Na, and T is the absolute temperature. ठीक है, तो काम की बातें लिखते चलना, पूछा जा सकता है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए यहाँ पे मैंने स्टार बना दिया। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। कहाँ क्या पढ़ा हमने, ये अभी हमने ये बात की इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, किसकी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, जो कि क्या होता है, जो कि प्योर होता है। प्योर होता है तो उसका कंडक्शन किस पे डिपेंडेंट है, प्योरली थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स पे। बहुत बढ़िया। डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड एनर्जी गैप। सबसे पहले वैलेंस बैंड की बात करें अगर हम लोग, तो द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर, इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर द वैलेंस बैंड इज द लोअर बैंड। एक लोअर बैंड जिसमें मोस्टली सभी इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं शांति से, ये कहलाता है वैलेंस बैंड, ओके। और जब ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेंगे, इतनी एनर्जी गेन कर लेंगे कि वो इस गैप को क्रॉस कर सकें, तो वो वैलेंस बैंड से निकल के पहुंच जाएंगे कंडक्शन बैंड में। वो वैलेंस बैंड से निकल के पहुंच जाएंगे कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में, ओके। तो क्या कह रहे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, किस में, दे आर नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन दी करंट इन दी सर्किट, ओके। इसके बाद कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या है, इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर द कंडक्शन बैंड इज द अपर बैंड, अच्छी बात है, इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होगा, टेम्परेचर मिलने पे ही वो कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे। एट रूम टेम्परेचर दिस बैंड इज आइदर एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कॉन्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, बड़ी अच्छी बात है। एनर्जी गैप क्या है, सिंपली इन दोनों के बीच का गैप डेल्टा E, दिस इज कॉल्ड द एनर्जी गैप, ओके। इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, दैट द हायर एंड ऑफ द वैलेंस बैंड एंड द लोअर एंड ऑफ द कंडक्शन बैंड, ओके। इन दोनों के बीच का गैप है एनर्जी गैप, ओके। होल क्या है, होल सिंपली एक कॉन्सेप्ट है कि ये इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया इधर, ठीक, इलेक्ट्रॉन आ गया इधर, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गई, यहाँ पे एक वैकेंसी जनरेट हो गई, ठीक है। अब ये वैकेंसी क्या है, ये खालीपन क्या है, यही है होल। तो हम ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से लेफ्ट से राइट चला गया, या तो होल राइट से लेफ्ट आ गया। समझने की बातें हैं, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा समझो, ओके। तो इसकी डेफिनेशन में हम नहीं जा रहे, सिंपली दिस इज व्हाट वी कॉल एज होल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होल की बात करें तो होल इज जस्ट अ वैकेंसी क्रिएटेड बाय रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कंडक्टर, बड़ी अच्छी बात है। इफ इट हैज़ द सेम मास, इट हैज़ द सेम मास एज ऑफ द रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में कुछ है क्या, होल कुछ नहीं है, ये पेन है, ये पेन नहीं है, ठीक है। तो हम एक नई टर्म डिफाइन कर रहे हैं कि ये पेन है और ये अनपेन है, मतलब पेन यहाँ चला गया तो यहाँ पे अनपेन आ गया, ये बात है यार, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चला गया, होल आ गया, जितना मास इलेक्ट्रॉन का उतना मास होल का, ओके, हाइपोथेटिकल बात है। इट इज एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ई, बिल्कुल हम लोग इसको एक अपोजिट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। The energy of hole is lighter the farther below it is from the top of the valence band, okay. Energy of hole is higher the farther below it is from the top of the valence band, जितना नीचे होगा ये वैलेंस बैंड के उतनी ज़्यादा एनर्जी कहलाएगी होल की। डोपिंग क्या है, डोपिंग एक प्रक्रिया है जिसके ज़रिए हम लोग किसी सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, किसी सिस्टम की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जानबूझकर हमारी स्वेच्छा से उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया कहलाती है डोपिंग। तो डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेलिबरेट एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी एटम्स टू अ प्योर सेमीकंडक्टर टू मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टीज इन अ कंट्रोल्ड मैनर, ठीक है। इम्प्योरिटी एटम्स एडेड आर कॉल्ड डोपेंट्स, बड़ी अच्छी बात है। अभी आपको बताया था कि दो तरह की डोपिंग होती है, अब उसकी चर्चा हम लोग करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले इम्प्योरिटी एडेड इज इन पीपीएम। इफ द डोपिंग प्रोसेस इट इज रिक्वायर्ड, डोपेंट की क्या खासियत होनी चाहिए, दैट इट शुड टेक द पोजीशन ऑफ सेमीकंडक्टर एटम इन द लैटाइस। सबसे पहले इसको क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, इसको कोई पोजीशन लेनी पड़ेगी आके कंडक्टर एटम में, बड़ी अच्छी बात है। द प्रेजेंस ऑफ डोपेंट एटम शुड नॉट डिस्टॉर्ट द क्रिस्टल, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एक बहुत बड़ा डोपेंट डाल दिया जिसका साइज जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो वो क्या कर देगा,
थोड़ा फोड़ी मचा देगा, दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। साइज ऑफ द डोपेंट शुड बी ऑलमोस्ट एज सेम एज दैट ऑफ द क्रिस्टल एटम, कॉन्सेंट्रेशन शुड बी इन ppm। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइज वाला, ठीक है। चलो बातें बढ़ा देते हैं आगे। मेथड्स क्या है डोपिंग की, डोपिंग की मेथड्स क्या है, डोपिंग की प्रक्रिया क्या क्या होती है। सबसे पहले ऐड द इम्प्योरिटी एटम इन दी मेल्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर, मोल्टन स्टेट में आप ऐड करवा सकते हो। हीट द क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर इन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग द डोपेंट, इम्प्लांट द डोपेंट एटम और मॉलिक्यूल बाय बॉम्बार्डिंग द सेमीकंडक्टर विद देम। ये तीन जरिए हैं जिसके, ये तीन तरीके हैं जिसके जरिए आप लोग डोपिंग करवा सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो दो तरह के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप मतलब ऐसा समझ सकते हो पॉजिटिव टाइप, पॉजिटिव टाइप मतलब उसमें क्या ज्यादा है, उसमें होल डोमिनेंट है, होल डोमिनेंट, ठीक है, होल मेजॉरिटी। और एन टाइप की बात करें, इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी। आपको इलेक्ट्रॉन डोमिनेंसी क्रिएट करनी तो मतलब आपको किस तरह की इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी, आपको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी, आपको पेंटावेलेंट, ठीक है, इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी। आपको होल की मेजॉरिटी डेवलप करनी तो आपको ट्राई वैलेंट, ओके, इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए एन टाइप की बात कर रहे हैं हम लोग। एन टाइप में आपने क्या किया, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बात चल रही है। व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम इन विच ईच सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इज डोप्ड with a controlled amount of pentavalent atom, say arsenic or phosphorus or antimony or bismuth, which have 5 valencies, तब वो क्या बन जाएगा, तब सिचुएशन में आपके पास हर डोपेंट के करस्पॉन्डिंग एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे कि ये देख सकते हैं सिलिकॉन है सारे, जिनको मैं येलो मार्क कर रहा हूँ ये सिलिकॉन है। आपने क्या ऐड कर दिया, आपने ऐड कर दिया क्या, आपने आर्सेनिक ऐड कर दिया, ठीक है। आर्सेनिक ऐड करने से क्या होगा, एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आएगा। अब आप एक इम्प्यूरिटी तो डाल नहीं रहे होगे, आप अनंत इम्प्यूरिटीज डाल रहे होगे, समझ रहे हो। पीपीएम में भी डालते हो तो भी आपके पास कितने सारे कॉन्स्टिट्यूट, कितने सारे एटम्स होते हैं, कितनी सारी इम्प्यूरिटी आ जाएगी, कितने सारे एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि इसमें कंडक्शन बढ़ जाएगा, इसमें एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बड़ी अच्छी बात है। तो जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, वो क्या कहला रहा है, वो किसके जरिए आया है, तो एक ऐसा एटम जिसने फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, एक ऐसा एटम जिसने फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है वो कहलाएगा डोनर एटम, बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग बातें करें, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग बातें करें, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो पी टाइप क्या होगा, पी टाइप क्या होगा, इसको आगे बढ़ाते हैं, एन टाइप देख चुके हैं हम लोग। पी टाइप की अगर हम लोग बातें करें तो आपने ऐसा डोपेंट डाला है जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। फॉर एग्जांपल इंडियम डाल दिया आपने, बड़ी अच्छी बात है। ये देखो ये सब जर्मेनियम, जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम, ठीक है, और ये रहा बीच में ऑड बनाओ, ठीक है। तो आप इंडियम डाल दो, बोरॉन डाल दो, एल्यूमिनियम डाल दो, जिनके पास इन शॉर्ट कैसी वैलेंसीज हैं, 3 वैलेंसीज हैं, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो सिचुएशन में हर डोनर एटम के करस्पॉन्डिंग, हर एटम के करस्पॉन्डिंग, डोनर एटम भी बोलना गलत होगा क्योंकि अब ये इसके पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन, हर एटम के करस्पॉन्ड, हर इम्प्योरिटी के करस्पॉन्डिंग एक एडिशनल होल जनरेट हो रहा है, ठीक है, एक एडिशनल होल जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी में क्या होंगे, यहाँ पे होने वाले हैं होल। इस तरह की इम्प्योरिटी आपने डाली है, आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाली है, ओके। अगर हम बात करें एक डोप्ड सेमीकंडक्टर की, ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली अब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द होल आर नॉट गोइंग टू बी इक्वल। सेम होगी क्या नंबर डेंसिटी, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, डेफिनेटली नहीं। लेकिन एक लॉ आपको याद रखना है जो कि रिलेट करता है नंबर ऑफ, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ होल, ओके। सो दैट्स गोइंग टू बी एन ई इंटू एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर, लॉ ऑफ मास एक्शन, ध्यान रखना, काम की बात है, ओके। एन ई एन एच क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। एन आई क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के मिला की बात चल रही है, किसके लिए, प्योर सेमीकंडक्टर के लिए। ये क्या है, क्लियरली बोल रहा हूँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्ट, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में कितने चार्ज कैरियर्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एन टाइप की बात करोगे तो
एन ई इज ग्रेटर देन एन एच, और पी टाइप की बात करोगे तो एन एच इज ग्रेटर देन एन पी। चलो बहुत बढ़िया। नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर एट सम टेम्परेचर, आपको बताया था मैंने। इंट्रिंसिक के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सी कह दो, एन नॉट कह दो, ठीक है, कांस्टेंट है, ई टू दी पावर माइनस ई जी डिवाइडेड बाई 2 k T, काम का फॉर्मूला है, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर, एनर्जी गैप। चलिए, बोथ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर न्यूट्रल। ये काम की बात है, हमको ऐसा लगता है कि सर पी टाइप सेमीकंडक्टर तो आपने पॉजिटिव बोला, एन टाइप तो नेगेटिव बोला, ये पी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। बात समझो कि जो स्ट्रक्चर था पहले, तो पहले स्ट्रक्चर था सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ठीक है, वो भी न्यूट्रल था, क्योंकि उसके हर एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने होल्स, और उसमें आपने जो भी इम्प्योरिटी डाली, चाहे आपने ट्राइवेलेंट डाली चाहे पेंटावेलेंट डाली, चाहे आप फॉस्फोरस डाल दो, ठीक है, बोरॉन डाल दो, इंडियम डाल दो, एल्यूमिनियम डाल दो, हर इम्प्योरिटी अपने आप में न्यूट्रल है कि नहीं। उसमें खुद में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, उसको आपने डाल दिया स्ट्रक्चर में, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो कांस्टेंट रहने वाले हैं, रहेंगे ना, बिल्कुल रहेंगे। द फर्मी लेवल in n type semiconductor lies in the forbidden energy gap near the conduction band, ठीक है, क्या बोल रही है, फर्मी लेवल इन एन टाइप, एन टाइप का याद रखना है, फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप लाइज नियर द कंडक्शन बैंड, फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप लाइज नियर द वैलेंस बैंड, ध्यान रखने वाली बात है। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफ्रेंशिएट करें अगर हम लोग, तो प्योर सेमीकंडक्टर है इंट्रिंसिक, इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं एक्सट्रिंसिक, जिसमें कि आप ग्रुप 3 यानी ट्राइवेलेंट या ग्रुप 5 यानी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज मिलाएंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी होती है कम, इनकी होती है ज़्यादा, कम होती है इसलिए तो हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। देयर इज नो परमिटेड एनर्जी स्टेट इन बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, देयर इज परमिटेड एनर्जी स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड की बात है। The number of free electron in the conduction band equals the number of free electrons in the valence band, पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन देख चुके हैं। हमको मालूम है कि अगर एन टाइप की बात करोगे तो एन टाइप में नंबर ऑफ होल डेंसिटी जो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटर, पी टाइप की बात करोगे तो होल डेंसिटी का नंबर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, ये बातें हमको मालूम है, ठीक है। तो इसको बात को आप पढ़ लेना बाद में शांति से एक बार, ठीक है। और यही डिफरेंस अगर आप बात करें एन टाइप और पी टाइप के बीच में, तो आपको मालूम है एन टाइप जो है कब बनेगा, जब आप लोग मेजॉरिटी पेंटावेलेंट, जब आप लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे, मतलब जब आप ग्रुप 5 के एटम्स को ऐड करेंगे। पी टाइप कब बनेगा, जब आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे। इम्प्योरिटी एडेड प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड डोनर, ठीक है। जो इम्प्योरिटी एटम आपने ऐड किया है वो क्या कहलाएगा, डोनर, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है कहानी में। Impurity atoms added create vacancies and this is what we call as acceptor. Donor impurity level lies just below the conduction band, acceptor lies just above the valence band। ये बातें बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक है, पढ़ना है इसको बाद में। पीएन जंक्शन की बात करें तो आपने क्या किया, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना, सुनना ध्यान से, काम की बात है। आपने क्या किया, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को चिपका दिया, ठीक है, टाइटली एकदम डिफ्यूज, एकदम प्रेशर के साथ इसको चिपका दिया, बड़ी अच्छी बात है। तो क्या होगा कि एन टाइप से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहाँ आ जाएंगे, और पी टाइप से कुछ ऐसा बोल दो कि होल्स चले गए उस तरफ, या तो अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन हो गया तो बाय डिफॉल्ट क्या बन गया, ये पॉजिटिव बन गया ना सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे एक रीजन क्रिएट हो गया है, यहाँ पे एक रीजन क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब ये एक रीजन है जिसमें कि प्लस से माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ई है, सेपरेशन है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हो गया बाय डिफॉल्ट, बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हो गया और यही कहलाता है बैरियर पोटेंशियल। क्या कहलाता है, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे बैटरी लगा देंगे, बैरियर पोटेंशियल चेंज करवाएंगे, यानी बायसिंग की बात करेंगे। तो आइए the term pn junction, the term junction implies that the boundary or region of the transition between p and n type semiconductor material, देखो दो बातें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट और एक डिफ्यूजन।
सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही आपने पी और एन को जोड़ा ना, काम की बात है इसलिए इस पर थोड़ा मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। जैसे आपने इनको चिपकाया, जैसे ही जोड़ा जोड़ा तो सडनली यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब ये कहलाएगा डिफ्यूजन, ये कहलाएगा डिफ्यूजन, ठीक है। ये एन है, ये पी है। एन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के पी में चले गए, लेकिन जब वो चले गए ना तो क्या हुआ कि एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हो गया, एक बैरियर पोटेंशियल एस्टैब्लिश हो गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और यहाँ पे होल रह गया। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, काफ़ी तो निकल चुके हैं, अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेगा तो ये जो बैरियर पोटेंशियल एस्टैब्लिश हुआ है, ये जो बैरियर पोटेंशियल एस्टैब्लिश हुआ है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को वापस से खींच लेगा। तो ये मोशन कहलाता है, ये मोशन कहलाता है ड्रिफ्ट। क्या कहलाता है ये कहलाता है ड्रिफ्ट। तो दो मैकेनिज्म्स चलते हैं यहाँ पे जो कि आपको पता होने चाहिए, जो कि आपको क्लियर होने चाहिए दिमाग में, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। ओके, चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। अब हम लोग करने वाले हैं बायसिंग, ठीक है। सबसे पहले आपने ये देख लिया क्या होता है डिफ्यूजन, क्या होता है ड्रिफ्ट, क्या होता है बैरियर पोटेंशियल। नाउ लेट्स सी दैट व्हाट हैपेंस इफ यू ऐड सम, इफ यू ऐड सम, बार बार एक ही स्लाइड क्यों आ रही है, सेकेंड, यस ये भी आ, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं बायसिंग, मतलब एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को, ये रहा एक पीएन जंक्शन डायोड, दिस इज पी, दिस इज एन, है ना, और ये रही एक बैटरी, ये रही एक बैटरी। आपने अगर पी से पी और एन से एन को जोड़ दिया, ठीक है, पी से पी और एन से एन को जोड़ दिया, तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड बायसिंग। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में बेसिकली क्या होगा, द इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल, द इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, यहाँ पे जितने भी होल्स हैं उनको धक्का देगा, रिपेल करेगा, ये मोशन हो जाएगा, मतलब ये विड्थ जो है यहाँ पे से कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे धक्का लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इधर धक्का लगेगा तो ये नेगेटिव हो गया। मतलब बैरियर पोटेंशियल की विड्थ फॉरवर्ड बायसिंग में कम होने वाली है, पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दैट इज होल्स फ्रॉम द पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड बिगिन टू फ्लो टूवर्ड्स द जंक्शन। Diffusion of hole and electron into the depletion layer decreases with the width. The effective resistance decreases. ये बातें पता होनी चाहिए, लिख लो, काम की बातें, ठीक है। क्विक ऑल ऑफ यू। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। तो क्या हुआ यहाँ पे, बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू घट गई, फॉरवर्ड बायसिंग का डायग्राम आपके सामने है, बैरियर पोटेंशियल हो गया कम। ओके, चलिए रिवर्स बायसिंग की बात करें तो रिवर्स बायसिंग बिल्कुल उल्टा होने वाला है कि आपने पी टाइप को नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, ये जैसे मान लो यहाँ पे ये पी है और ये एन है बिल्कुल है। तो जब आपने इसको जोड़ा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, होल 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 होल, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब आप यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव लगा दो तो ये इधर जितने भी होल्स हैं इनको और खींचेगा अपनी तरफ, है ना, और यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पॉजिटिव इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो आपको नहीं लगता कि ये जो विड्थ है ये और ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, मतलब रिवर्स बायसिंग में बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। लिख लेना अपनी भाषा में, पॉइंट सारे लिखे हुए हैं सामने। तो क्या क्या होगा इसमें, इसमें आपने बोला कि बैरियर पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। Majority charge carriers move away from the junction, increasing the width of the depletion region, बड़ी अच्छी बात है। The resistance of the PN junction becomes very large, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है कि रिवर्स बायसिंग में, रिवर्स अभी लिख रहा हूँ मैं, हाईलाइट कर रहा हूँ, आगे जाके डायोड्स में बहुत काम आएगा ये। रिवर्स बायस्ड अगर डायोड है तो रेजिस्टेंस टेंड्स टू इन्फिनिटी, बहुत हाई होता है, ठीक है। चलिए अब वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सिंपली ये रिलेशंस हैं, ये ग्राफ्स हैं आपके सामने बायसिंग बायसिंग के। ओके, मतलब अगर आपने मान लीजिए कंपेयर करना है फॉरवर्ड करंट वर्सेस फॉरवर्ड वोल्टेज को, तो हमेशा फॉरवर्ड करंट रहने वाला है मिली एम्पियर में। अब एक पर्टिकुलर रेंज तक
जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाने पे करंट नेग्लिजिबली बढ़ रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, एक ऐसा रेंज आ रहा है, एक ऐसा रीजन आ रहा है जिसमें कि लीनियर वेरिएशन है, और उसके बाद फाइनली फिर सैचुरेशन। और यही बात अगर आप रिवर्स बायसिंग के लिए करें तो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ पोटेंशियल तक कोई चेंज नहीं है करंट में, और फिर सडनली इनफाइनाइट यानी कि ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, बायस में, रिवर्स बायस में क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे ब्रेक डाउन हो गया, सो दिस इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। और करंट हमेशा रिवर्स बायस में रहेगा माइक्रो एम्पियर में। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। ठीक है, तो चलिए बातों को बढ़ाते हैं आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। ये बात हम लोग कर चुके हैं। ओके, ग्राफ आपके सामने है, सर्किट आपके सामने है। ठीक है, रिवर्स बायस का भी आपको बता दिया कब ये ब्रेकडाउन कर जाएगा। रिवर्स बायस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमको समझने हैं। रिवर्स बायस वोल्टेज प्रोड्यूसेस अ वेरी स्मॉल करंट, few microampere, which almost remains constant with the bias। बायस मतलब आप अगर आपने 12वीं में एक्सपेरिमेंट किया हो ये स्कूल में, तो आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रेंज तक आप पोटेंशियल वेरी करते जाओ, करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन सडनली फिर वो जो है करंट इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो गया सर्किट का। ठीक है, वो पोटेंशियल क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, दिस इज द स्मॉल करंट called the reverse saturation current. It is due to the minority charge carriers. When reverse voltage reaches sufficiently high value, the reverse current suddenly increases to a large value. The voltage is called Zener breakdown voltage. Okay? इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज, बड़ी अच्छी बातें बढ़ा देते हैं। अब डायोड्स का क्या यूटिलाइजेशन होता है, क्या यूटिलिटी होती है डायोड्स की। हम लोग डायोड को यूज़ करते हैं एज रेक्टिफायर। अब सबसे पहले रेक्टिफायर क्या होता है, आपके तो घर में करंट आप यूज़ कर रहे हैं डिवाइसेस में, ये डीसी करंट आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो खंबे तक आता है वो एसी करंट होता है। अब खंबे से लेकर घर तक भेजने में क्या खेल हो जाते हैं, कैसे वो एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप ये जो पंखा, लाइट और ये सारी चीज़ें ना, इसको आप एसी पे यूज़ करेंगे तो पंखा एक बार चलेगा, फिर एक बार उल्टा घूमेगा, बल्ब जलेगा बंद हो जाएगा, जलेगा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपके काम का नहीं है। अब हमको क्या करना होता है, हमको जो पल्सेटिंग एसी इनपुट मिल रही है इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो इनके नेगेटिव हाफ्स हटाने हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब ये जो आउटपुट मैंने बनाया है ये हाफ वेव रेक्टिफाइड है, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमको ऐसा चाहिए, फुल वेव रेक्टिफाइड चाहिए। और उसके बाद हम फिल्टर कैपेसिटर लगा के इसको एक कांस्टेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 4 तक पहुंचना। ठीक है, स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 4 तक पहुंचना, ये करता है द सर्किट ऑफ टू वेव रेक्टिफायर अलॉन्ग विथ अ फिल्टर। ओके, तो ये बेसिक थॉट है इसका। चलिए बातों को बढ़ाते हैं आगे। तो प्रिंसिपल की बात की जाए तो मैंने पीएन जंक्शन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, हमको मालूम है कि बहुत कम रेजिस्टेंस देता है, ये करंट को फ्लो करने देगा। ओके, करंट फ्लो इज मेंटेन्ड, लेकिन वही डायोड को जब आप रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं तो आपको मालूम है कि कोई करंट नहीं देता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाता है। और यहीं पे हम लोगों को एक थॉट आया कि क्यों ना इसकी यूटिलिटी लेके हमको जो रोकना है वहाँ पे लगा देते हैं, रोक लेगा, है कि नहीं। तो हम लोग यूज़ करेंगे रिवर्स बायस में, और ये समझना है हमको हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर पे गौर करने वाली बात क्या है, ये आ गया एसी इनपुट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर से, और ये आपका रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, अब यहाँ आपने लगा दी एक डायोड, ये रही एक पर्टिकुलर सिंगल डायोड, और ये है फॉरवर्ड बायस में, ये है फॉरवर्ड बायस में। ओके, ये है फॉरवर्ड बायस में। ठीक, तो फॉरवर्ड बायस में क्या कर रही है, फॉरवर्ड बायस में इसने कुछ ऐसा किया कि मान लीजिए ये पॉजिटिव हाफ, ये नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ। अगर ये डायोड है, ठीक है, मान लो इसको ये ऊपर वाला इनपुट जब मिलता है तो इट्स गोइंग टू एक्ट समथिंग लाइक दिस, मतलब ये फॉरवर्ड बायस लगेगी। ठीक है, लेकिन अगले ही क्षण
अगले ही क्षण, अगली ही साइकिल के लिए, फॉर द नेक्स्ट साइकिल, यही बायसिंग आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। यही बायसिंग आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। मतलब ये क्या बन गई, यही सर्किट आपका कैसा बन गया, यही सर्किट आपका बन गया कैसा, यही सर्किट आपका बन गया रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस वाले करंट को ये जाने नहीं देगा, फॉरवर्ड बायस वाले करंट को जाने देगा। ठीक है, ये खेल होने वाले हैं इधर, ऐसे खेल होने वाले। ठीक है, तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड वाले बच गए, रिवर्स वाले निपट गए। तो ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने दिमाग लगाया, हमने एक सेंटर टैप यूज़ किया जो कि ऑल्टरनेटिंगली दो डायोड्स को यूज़ करेगा ऑल्टरनेटिंगली। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से दो डायोड से इनपुट लेगा और ये दोनों डायोड्स आपने कनेक्ट कर दी सर्किट में। बड़ी अच्छी बात है। अब क्या होगा, अब कुछ ऐसा होगा कि एक साइकिल उसने पकड़ ली ऊपर वाले की, ऊपर वाली डायोड ने, एक साइकिल नीचे वाले ने पकड़ ली। ठीक है, ये ये आपको नेट इस तरह का आउटपुट मिल रहा है, आपको नेट इस तरह का आउटपुट मिल रहा है। और फिर आप फर्दर एक जो है कैपेसिटर फिल्टर लगा के इसको एक कांस्टेंट डीसी आउटपुट बना देंगे। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें सीरीज इंडक्टर फिल्टर की, ये है आपका क्या, एक्सएल। एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल। एक्स सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी। ब्लॉकिंग हाई फ्रीक्वेंसी एसी component allowing low frequency डीसी component. Shunt capacitor filter allowing high frequency AC component blocking low filter डीसी component. पहला सवाल है आपके सामने, रीड कीजिए क्या कहता है सवाल। इन दी फॉलोइंग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात चल रही है। ठीक है, पी एन ट्रांजिस्टर विथ करंट गेन बीटा आपको देके रखा हुआ है कितना, 100। दी आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज आपको निकालना है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज आपको निकालना है। तो ये आपके सामने इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज आपको निकालना है। और आपको आर दे के रखा हुआ है और आर की वैल्यू आपको मालूम। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं कि वोल्टेज गेन वी नॉट बाई वी इन इक्वल्स टू माइनस बीटा टाइम्स ऑफ, ऑल दो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है हमको, भी फॉर्मूला पूरा लिख, माइनस बीटा टाइम्स ऑफ आर सी डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। बड़ी अच्छी बात है। तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, वी नॉट इक्वल्स टू, करते चलिए आप लोग, टाइम देना था ऑल दो मुझे इसमें 30 सेकंड का टाइमर लगाना था। +4 -1 का अभी भी आंसर निकला नहीं है। ठीक है, कीजिए ज़रा सॉल्व, अपने आंसर निकालिए मुझसे पहले और मिल जाए, +4 मार्क करना खुद। वी इन 10 मिली वोल्ट इंटू बीटा 100, आर सी 10 किलो ओम और स्मॉल आर 1 किलो ओम, तो 10 आएगा। तो 1 2 3, 1 2 3 कैंसल आउट, तो आंसर कितना आ रहा है, आ रहा है 10, आ रहा है 10 वोल्ट। 10। अगला सवाल, द आउटपुट ऑफ गिवन लॉजिक सर्किट इज गोइंग टू बी, आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले ये आपके पास एक और गेट है, ये भी आपके पास एक और गेट है, और ये एक एंड गेट है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आउटपुट क्या मिलने वाला है आपको, और गेट का ये है, ये बी है, ए और बी, ए और बी, तो इसको आप लिख देंगे प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस इज ए, दिस इज सी। इस पॉइंट पे आउटपुट क्या बन जाएगा, इस पॉइंट पे आउटपुट बन जाएगा ए प्लस सी। और नेट क्या बन जाएगा, अब वो आप निकालो। ये 30 सेकंड का समय, 30 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ, +4 -1 ऑफ यू, +4 -4, अपने अपने मार्क करते चलो जल्दी कीजिए।
फाइनल एंड गेट का आउटपुट बन जाएगा, फाइनल आउटपुट y बन जाएगा ए प्लस, ओके, डॉट ए प्लस, ओके, ये आपके सामने आ गया है, ये आपके सामने आ गया है। इसको आप सॉल्व कीजिए, तो आप सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, क्या बन जाएगा ये ए डॉट ए प्लस ए प्लस, सॉल्व करेंगे, आंसर आपके सामने आने वाला है बी। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, दिस क्वेश्चन क्या कहता है ये सवाल, कहता है इन पीएनपी ट्रांजिस्टर सर्किट the collector current is 10 milliampere, 90% of the holes reach the collector, emitter and base current respectively are going to be +4 -1, okay, +4 -1, begin all of you quickly। क्या बोल के रखा है, 90% of holes reach the collector, 90% of holes reach the collector, और कलेक्टर करंट आपको देखा हुआ है, ठीक है। तो सीधे हम लोग ये लिख सकते हैं, टाइम अप, 90% ऑफ होल्स रीच द कलेक्टर, मतलब कलेक्टर करंट 90%, और ये रखा है 10 मिली एम्पी, कितना बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 9, 10 को 9 डिवाइड करो, पॉइंट सम 11 पॉइंट सम एमीटर करंट 11 आ जाएगा, नियरली 11 से मैच हो रहा है, ये आंसर आने वाला है, से मैच हो रहा है, ये सी आंसर आने वाला है। ऑल दो आपसे पूछा है बेस करंट भी, तो आप ऐसा मीटर कलेक्टर प्लस बेस, आपको वैल्यू मिल जाएगी बेस करंट की, ठीक है। चलिए बातों को बढ़ा देते हैं, टेक द डिस्कशन फर्दर। अगला सवाल आपके सामने क्या कहता है, जेनर डायोड इज स्पेसिफाइड as having a breakdown voltage of how much, 9.1 volt with a maximum power dissipation of this much, what is the maximum current the diode can handle। ये breakdown voltage देके रखा हुआ है, maximum power dissipation, maximum current the diode, ठीक है। फिर से सेकेंड का समय आपके पास 10 4 कीजिए और जवाब दीजिए चैट में जल्दी से, क्विक। सिंपल करंट की बात चल रही है इसमें, आपको क्या, आपको भी पावर देखिए 60, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा आई आई इक्वल्स टू बाई, ठीक, सरल, निकाल लो कितना, 3 4 मिली वॉट डिवाइडेड बाई 9.1, ये इसको दिख ही रहा है कि नियरली 40। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। अगला सवाल आपके सामने है, अ पीएन फोटो डायोड फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ सेमीकंडक्टर विथ एनर्जी गैप 0.5 इलेक्ट्रॉन, द सिग्नल वेवलेंथ लैम्डा आपको निकालना है, रिलेशन आपको मालूम है, समय लगना चाहिए सेकंड सिर्फ, फास्ट लैम्डा
वेवलेंथ आपको निकाल, क्या कर सकते हैं, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, और या तो डायरेक्टली मुझको एच सी की वैल्यू मालूम है, तो ई इलेक्ट्रॉन गोइंग टू बी बाई लैम्डा इन एंग। तो यहाँ पे से आप देख सकते हैं कि लैम्डा बन जाएगा 1240 डिवाइडेड बाई 2.5। ठीक है, तो करो ज़रा इसको डिवाइड 2.5 को से 12400 से, कितने गुना बन जाएगा ये 2.5 1240, तब 2.5 इंटू लेट से 4 से चेक करें 210। ओके, और आपको चाहिए 12400, तो एग्जैक्ट वैल्यू आप इसकी कैलकुलेट कीजिए। नियरली दिख रहा है हमको कि ये 5 टाइम्स, अगर ये मान लो तो मैं 125 कर दूँ, 12.5 कर दूँ, 2.5 इंटू 5 का फैक्टर आता हुआ दिख रहा है, कितने लोगों को दिख गया? नहीं दिख रहा तो करके देख लो, 1240 डिवाइडेड बाई 2 मैंने क्या बोला कि मान लो अगर ये 1500, 5 गुना कट जाता ना ये, 5 × 10⁻⁷ ठीक है, तो मतलब 5 वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। और अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे आप इसको करके देखो, करके एग्जैक्ट करके देखोगे तो ये 49 माइट बी 490 या 49 का कुछ, ठीक है, नियरेस्ट आंसर हम मैच करेंगे 5000। करके देख लो अगर मेरी कई भी बात समझ में नहीं आई तो। लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। अगला सवाल आपके सामने ही है। इफ अ चेंज इन ऑफ 100 microampere in base current of an NPN transistor cause a change of 10 milliampere in its collector current, its AC current gain is going to be, AC current gain आपको निकाल, ठीक है, फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे इसमें। आपको मालूम है कि करंट गेन क्या होता है, करंट गेन क्या होता, हम बात कर रहे हैं बीटा की। क्या क्या देके रखा हुआ है आपको? आपको देके रखा है चेंज ऑफ 100 माइक्रो एम्पियर इन द बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, सो डेल्टा अपॉन डेल्टा पी बन गया एक्सप्रेस कितना, इसे कितना देके रखा, 10 डिवाइडेड बाई 10 मिली रेड प्रो। रेड, ओके, चलिए बातें बढ़ा देते हैं आगे। फिर से +4 माइनस, एन ऑसिलेटर इज नथिंग बट एन एम्पलीफायर विथ, बेसिक सवाल बिल्कुल 10 सेकंड का इसमें आप 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 जल्दी करो। क्या कह रहा है ये? ऑसिलेटर इज नथिंग बट, ऑसिलेटर में क्या करते हैं एलसी सर्किट की अगर आप बात करें तो सिंपली अगर आप एक फीडबैक लगा देते हैं तो वही क्या बन जाता है, वही क्या बन जाता है एम्पलीफायर। अगर आपने फीडबैक लगा दिया तो बन जाएगा एक ऑसिलेटर, क्योंकि अब आपके पास जो है फीडबैक वापस आ रहा है, ऑसिलेट करेगा ना आपका सिग्नल। क्या बन जाएगा ये? दिस इज सिंपली एन एम्पलीफायर विद अ पॉजिटिव फीडबैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन, silicon, germanium have 4 valence electrons. These are characterized by valence and conduction band separately by energy band gap respectively. देके रखिए आप। Which of the following statement is, 4 statements देके रखे हुए हैं और समय है आपके पास फिर बार 20 सेकंड का।
डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट्स। हाँ ये लो, हट रहा हूँ मैं साइड में, देख लो और अपने आंसर मार्क कर लीजिए। क्विक, सिंपल, इसकी मैं साइज से कंपेयर कर सकते। हाँ, साइज से कंपेयर कर सकते हैं। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको कंपेयर क्या करना है, आपको कंपेयर करना है इनका, क्या पूछा गया, हाँ एनर्जी गैप्स। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, सबसे छोटा कौन, सबसे ज़्यादा किसका एनर्जी, कार्बन का, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम। ठीक है, चलिए अगला सवाल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट से। फिर से +4 - 1 का सवाल है आपके लिए। If beta, RL and R are the AC circuit gain load resistance and the input resistance of a transistor has the operation region, namely cutoff, active, saturation, for using the transistor as an amplifier, it has to operate। theoretical सवाल डायरेक्टली ट्रांजिस्टर को आपको यूज़ करना है एज एन एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर के लिए हमको मालूम है कि हम एक्टिव रीजन में यूज़ करते हैं, तो इसमें ज़्यादा समय हम नहीं लगा रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने है ये। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, होल बेसिकली क्या है, होल क्या है, इलेक्ट्रॉन ना होना इज एन होल, isn't it? An antiparticle of electron of vacancy created when an electron leaves a covalent bond, absence of free electrons, an artificially created particle। अब चारों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट टिक करना है, तो देखते हैं आप क्या टिक कर सेकंड का। ABCD, read all the options and mark one single answer। एक सिंगल आंसर आपको बता। वैसे तो चारों ही बातें सही लग रही है ना, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात करें तो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाकई में तो वो पार्टिकल है नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं ना एक्चुअल में। वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन लीव्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, बिल्कुल सही लग रहा है। एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एक बात है, लेकिन उससे ये कहाँ साबित हो रहा है कि होल जैसा कुछ है, समझ रहे हो। ज़्यादा प्रॉपर डेफिनेशन कौन सी है, ये है वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल में वैकेंसी इलेक्ट्रॉन था, अब नहीं है तो वैकेंसी बन गई। ठीक है, कर चुके हैं बात डिस्कस। +4 - 1 हर क्वेश्चन 40 मार्क्स में से भी आपके कितने, 40 में से अभी तक कितने मार्क्स आ रहे हैं देखो, कमेंट में बताना है एंड में अपनी टोटल स्कोर। टोटल स्कोर कितना रहा आखिरी में कमेंट में आपको लिखना है। नंबर डेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन प्योर सिलिकॉन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड आर इक्वल टू इट्स वैल्यू। ये देखे रखिए आपको नंबर डेंसिटी ऑन डोपिंग विद इंडियम, इट इंक्रीजेस टू दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन डोप्ड सिलिकॉन विल। लॉ ऑफ मास एक्शन यूज, चलो 30 सेकंड का जल्दी कीजिए। कहता लॉ ऑफ मास एक्शन, रखो, कैलकुलेट करो, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। कैलकुलेट करना, मैच करना आएगा। अगला सवाल, इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बीटा हैज़ बीन गिवन, लोड रेजिस्टेंस हैज़ बीन गिवन, इंटरनल रेजिस्टेंस हैज़ बीन गिवन, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन ऑफ द एम्पलीफायर। सेम तरह के दो सवाल कर चुके हैं, सेकंड के अंदर आपका जवाब आना चाहिए। +4 - चलिए जल्दी कीजिए, आसान सवाल है एक और। सीधे आपसे क्या पूछा है, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, एम्पलीफिकेशन ऑफ वोल्टेज V0/V है, चला था हमने। डायरेक्टली इसको आपने लिख दिया बीटा टाइम्स ऑफ RC, मतलब लोड रेजिस्टेंस लिख दो, कैपिटल R लिख दो, डिवाइडेड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r रख दो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, कितनी जाएगी, बीटा, बीटा कितना है 2 5000 डिवाइडेड बाय 500, गया 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 10 SOB। ठीक है, बातें बढ़ा
इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, आईसी दे के रखा है, आई दे रखा है, करंट गेन आई, सवाल आ रहे हैं। मतलब ट्रांजिस्टर देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, कितने सारे सवाल इस पे आ रहे हैं। 20 सेकेंड्स, पढ़ो, करो। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की बात चल रही है। क्या निकालना है आपको? करंट गेन निकालना है। क्या होता है करंट गेन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के लिए? क्या कहते हैं? आई सी बाई आई ई। आई ई को क्या लिखते हैं? है ना, वैल्यू रख दें उठा के। आई सी कॉन कितना बन जाएगा ये? जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ गया। चलो बातें बढ़ा देते हैं। लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। इन अ ट्रांजिस्टर द बेस इज, ट्रांजिस्टर में बेस जो होता है वो क्या होता है? एन इंसुलेटर, a conductor of low resistance, a conductor of high resistance, an extrinsic semiconductor। ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। बेस है वो हैविली डोप्ड होता है, बेस जो होता है वो हैविली डोप्ड होता है, तब इट्स एक्सट्रिंसिक। एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम इन, ये तो बहुत ही डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ लिया गया भैया। एनर्जी बैंड गैप मैक्सिमम किसके लिए होता है? पर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, बेसिक सवाल। अगला सवाल, द पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर दैट इज मोस्ट हैविली डोप्ड, अभी अभी हम लोगों ने बात की, कि कौन सबसे हैविली डोप्ड हो, कौन इन तीनों पार्ट्स में से सबसे हैविली डोप्ड होता? देखो बेस, बेस जो है अभी हमने बात की, ट्रांजिस्टर में बेस जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, क्योंकि बेस हैविली डोप्ड है। लेकिन मैक्सिमम डोपिंग की अगर आप बात करो, तो जिसको इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने हैं, ठीक है, मोस्ट हैविली डोप्ड पूछा है अगर इस, ठीक है, तो बेस डेफिनेटली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, उसकी डोपिंग हाई होती है। लेकिन मैक्सिमम डोपिंग जिसको इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने होंगे, इसी बात है, उसके पास होगा। सो एमिटर इज मोस्ट हैविली डोप्ड। लेट्स टेक द डिस्कशन। अगला सवाल आपके सामने है, पढ़ो जरा सवाल को क्या कहता है। व्हेन दी पी एन जंक्शन, के बाद ये 17 सवाल होगा। व्हेन दी पी एन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड, देन, रिवर्स बायसिंग में क्या होता था? both depletion region and barrier potential decrease, both depletion region and barrier potential increase, depletion is reduced, barrier potential। मालूम है कि रिवर्स बायस होता है। ये आपने पी टाइप को नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होल्स को खींचेगा, बढ़ाइए बढ़ाइए, डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा, बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ेगा। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन, पढ़ लो। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कहता है, इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट सिग्नल voltage and the output signal voltage।
मालूम होना चाहिए इनपुट आउटपुट का जो है कॉमन। एमीटर एम्पलीफायर के लिए 180 डिग्री का डिफरेंस होता है, मतलब फेज डिफरेंस इनके बीच है पाई का। ठीक है, पाई आउट ऑफ फेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी आई वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल ई डी। एल ई डी की आई वी कैरेक्टरिस्टिक की बात चल रही है। ए लीनियर बिल्कुल नहीं, बी पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट घटेगा नहीं, सी ये तो आपका जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में बनाया जा रहा है, बिल्कुल गलत आंसर इसका आएगा। 20वां सवाल क्या कहता है ये, अ पीएन जंक्शन डायोड एज शोन इन द फिगर कैन एक्ट एज अ रेक्टिफायर, an alternating current source V is connected in the circuit, the current I in the resistor can be shown by, current can be shown। चार ग्राफ्स आपको देके रखे हुए हैं, देखो ज़रा, देखो ज़रा क्या चल रही है, बात चल रही है पीएन जंक्शन डायोड, ठीक, रेक्टिफायर की तरह आप इसको यूज़ कर रहे हो, एक डायोड है ना। ये क्या कर देगा, सिंपली हाफ वेव रेक्टिफायर है ये, आधे आधे सिग्नल्स को हटा देगा, ये वाले हट गए, ये बच्चे हैं, तो इसका आंसर आएगा डी। देख चुके हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ये थे सभी सवाल जो कि हम लोगों ने किए डिस्कस, कुल मिला के 20 सवाल डिस्कस किए। तो आउट ऑफ 160 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक, 160 में से आपके कितने आ रहे हैं वो आपको बताना है। हर चैप्टर के लिए आपको जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ, अगर आपने बिल्कुल उसी तरह से किए हैं तो आपके पास एग्ज़ाम के पहले एक रिकॉर्ड रहेगा कि हर चैप्टर में आपके कितने कितने मार्क्स सेशंस में आ रहे थे, और वहाँ से आप मैच कर सकते हैं मार्क्स है उसके आसपास, उसी के इर्द गिर्द आपके मार्क्स। ठीक है, और ये एक जनरल रूल बता रहा हूँ मैं, थंब रूल है, कोई एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि मतलब कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड हो गया, कुछ बहुत ही मिराकल हो गया, मतलब जो कोई एक इंसान जो साल भर से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, अचानक से उसका पेपर बिगड़ गया, ऐसा नहीं होता। और या तो कोई कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, उसका बहुत ही एकदम बढ़िया पेपर चला गया, ऐसा भी नहीं होने वाला। एग्जाम इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्क दैट यू आर डूइंग अबाउट द academic year. So whatever you're doing is going to get reflected on that particular day. आप जो साल भर कर रहे हो वही आपको रिफ्लेक्ट होगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन पेपर में। उसी में से आपको पता, अगर आपने कायदे से पढ़ा है ना, तो आपको पता रहेगा कि अच्छा ये चीज़ें हैं, ये मैंने पढ़ा, देख लो मैच कर लो, पढ़ा जैसा पढ़ा बिल्कुल सामने आई। ओके, स्पेशली इन नीट एग्जाम्स लाइक नीट एंड मेन, 75 to 80% पेपर आप लोगों के नोट्स में से ही आएगा। ओके, एंड इन सम केसेस 90 आपके नोट्स जो आपने पढ़े हैं ना उससे ही में से आएगा, इधर उधर की हो सकती है, लेकिन जितना आपने पढ़ा है वो सफिशियंट है एक बहुत अच्छी रैंक लाने। ओके, तो इसलिए खुद पे भरोसा रख के, अपनी नर्व्स होल्ड करके, फोकस्ड रह के काम करना है, अच्छे से पेपर। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स, थैंक यू।